हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। और आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, भारतीय संविधान। ठीक है। अभी आपको जो क्लासेस मिल रही हैं वो क्लासेस अभी इतिहास हिस्ट्री का कुछ पोर्शन टॉपिक बाकी है, हिस्ट्री का, इतिहास का। वो कंप्लीट होने के बाद फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, और जो स्टैटिक जीके का टॉपिक चल रहा था, स्टैटिक जीके का वो समाप्त हो चुका है। उसकी जगह हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, भारतीय संविधान का विकास क्रम। अब इसके बाद स्टैटिक जीके के लिए शॉर्ट वीडियो के तौर पे 10 से 12 मिनट की रिवीजन वीडियो मैं डाला करूंगा, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान का विकास क्रम, यानी इंडियन पॉलिटी आज से स्टार्ट हो रही है। इसको हम पोल के अनुसार यूपीएसआई, यूपी पैट और अदर जितने भी वनडे टाइप में एग्जाम है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक हो गया। तो आप लोग इसको अच्छे से करिए, अच्छे से समझिए, तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब आज हम पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले, संविधान स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर तरीके से एक चीज़ देखते हैं कि भैया संविधान की नींव कैसे पड़ी, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान बना कैसे, संविधान अस्तित्व में कैसे आया, ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो वो हुआ कैसे। संविधान की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा नहीं था, कोई एक ऐसा दस्तावेज था जिसको तैयार होने में काफी टाइम लगा था। अब ऐसा नहीं कि आज सब लोग उठे और कल संविधान बना के रख दिया, नहीं। हालांकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि संविधान को बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। ये बनाने में समय लगा था, हालांकि इसके पीछे का जो टाइम पीरियड था लगभग 400 सालों का था। कब? जब से भारत में अंग्रेज आए थे, या यूरोपी जब से भारत में आए थे, तब से विकास क्रम स्टार्ट होता है। ठीक है। और समय समय पर आज भी इसमें कुछ चीजें ऐड करी जाती हैं जरूरत के अनुसार पे। ठीक। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं हमारा क्या है। और ये सब जो चीजें संविधान बन जाएगा उसके लिए जो सभाएं बनेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आज संविधान का विकास क्रम देखते हैं कि कैसे कैसे चीजें हुई। ठीक है। संविधान। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। स्टार्ट करने से पहले बेसिक तौर पे जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो भी चीज़ें आपको गाइडेंस हैं, आप लोगों की जो भी आप चीज़ें सजेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का विकास क्रम आज का हमारा टॉपिक है, और इसी से हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास क्रम। कैसे? भारत का संविधान अचानक अस्तित्व में नहीं आया था, बल्कि इसका विकास क्रमिक विकास ब्रिटिश शासन के दौरान पारित विभिन्न अधिनियमों और चार्टर्स के माध्यम से हुआ था। ये कहाँ पारित हुए थे? ब्रिटेन के संसद में। ठीक है। उसी क्रम में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जो संविधान बना था, ये अचानक अस्तित्व में नहीं आया था। इसका मतलब इसको बनाने में लगभग 300 से 400 साल लगे थे। 1600 से चीजें स्टार्ट हो गई थी, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा, या हालांकि वहां के महारानी द्वारा पहला चार्टर जारी किया गया था कंपनी को व्यापार के लिए, कि भैया आप जाइए। शुरुआती दौर में 15 वर्षों का क्या दिया गया था, 15 वर्षों को कंपनी को समय प्रोवाइड किया गया था कि आप व्यापार करिए, जाके कहाँ से, पूर्वी देशों से, पूर्वी देशों से। उसके बाद जब ये लोग इंडिया में आए और फिर इंडिया में आके ये मनमानी करने लगे, तो फिर से वहां से फरमान आए, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। तो इसका विकास इसका क्रमिक विकास ब्रिटिश शासन के दौरान पारित विभिन्न अधिनियमों चार्टर्स के माध्यम से हुआ है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हम दो चरणों में विभाजित कर देते हैं। पहला कौन सा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन, जब भारत पर कंपनी शासन कर रही थी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी, जब भारत पे शासन कर रही थी। वो टाइम पीरियड क्या था? 1773 से 1858। हालांकि इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, भारत में अंग्रेज आए थे। जो कंपनी आई थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके लिए नियम रेगुलेशन पहले से ही बनाए जा रहे थे। 16वीं शताब्दी में जब ये आई थी, तो इसके 15 साल के व्यापार के लिए इसको दिया गया था। एक टाइम पीरियड धीरे धीरे बढ़ाया गया। कंपनी इंडिया में आई, यहाँ पे इसने दीवानी अधिकार प्राप्त किए। दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद साथ ही साथ इन्होंने सैन्य विकास भी किया, और फिर राज्यों में हस्तक्षेप करते करते यहाँ के शासन शासक बन बैठे। कौन? कंपनी।
आपने दो युद्धों के नाम सुने होंगे, वो नाम एक 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। इन दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है किसकी, भारत में अंग्रेजों के शासन को स्थापित करने में। तो ये सब चीजें रही हैं, और उसी की जब इन्होंने शासन स्थापित कर लिया 1757 या 64 के बाद से प्रॉपर तरीके से, तो फिर वहां से इन्होंने इनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाने लगे, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आता था। ठीक हो गया। और जब ज्यादा चीजें हो जाती हैं, आपने देखा है 1856 1947 के बीच ब्रिटिश क्राउन या ताज के अंतर्गत भारत पर शासन होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे जब भारत में विद्रोह बढ़ जाएगा बहुत तरीके से, आपने देखा होगा 1857 की क्रांति होगी, और इसके अलावा कई सारे कृषि से लेके जाति विरोध होंगे। ठीक है। इन सब चीजों को लेकर के फिर क्या होगा कि, और भारत में जब बहुत सफलतापूर्वक, हालांकि असफल होता है, लेकिन एक प्रकार से एक चिंगारी तो जो लग चुकी थी चिंगारी, उसी के तहत भारत में क्या होता है 1858 के आसपास, 1858 में क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन, अब ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अंतर्गत सीधे शासन होने लगता है। ठीक, तो वही हम जानना चाहते हैं आगे इस टॉपिक में, इस टॉपिक में हम जानेंगे क्या क्या चीजें आगे हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक क्या होगा आज हमारा, कि ठीक है, तो पहला चरण हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन 1773 से 1858 के दौर, बीच का दौर देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला चरण है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन 1773 से 1858 के बीच। और कंपनी जब, अभी हमने बात की कि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ये क्या होते हैं, अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं, और उसी के तहत पहला रेगुलेटिंग, बाद में जब ये भारत में शासन की मंशा इन्होंने जारी कर दी, ठीक है, तो उसी के तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और इसमें क्या होता है कि भारत में इनके लिए कुछ, कंपनी के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं। क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था। ठीक, का कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको पता होना चाहिए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था। और इसके प्रावधान क्या थे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए। हैं बहुत कुछ, लेकिन एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें बनाई गई हैं उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी उसके नाम में क्या हुआ, पद वृद्धि हो गई, बंगाल का गवर्नर जनरल बना। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना था, कहाँ का, बंगाल का। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना था, कौन, बंगाल का। ठीक हो गया। उसके बाद साथ ही साथ मद्रास बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। उस टाइम पे अगर मैं बात करूं तो तीन ही क्षेत्र इंपॉर्टेंट थे, कौन सा, मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, दूसरा बंबई, ठीक, और तीसरा कोलकाता। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट था कोलकाता था, इसीलिए कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और कोलकाता यानी कोलकाता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना करके मद्रास और बंबई के क्या कर दिया गया, मद्रास और बंबई को इसके अधीन कर दिया गया, किसके, कोलकाता के। ठीक है, यही है कि मद्रास और बंबई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, कि अब कोई भी चीजें होंगी तुम इससे सलाह लोगे, किससे, कोलकाता के गवर्नर जनरल से या बंगाल के गवर्नर जनरल से। ठीक हो गया। इसके साथ साथ में ही 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में इस, इस एक उच्चतम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, कौन था, उनका नाम था सर एलिजा एम्पे, और तीन अन्य थे, तीन कौन थे, अन्य थे। ठीक है, तीनों में अगर नाम मैं बताऊं तो पहला आपका था सर एलिजा एम्पे, क्या हो गए, इसके मुख्य न्यायाधीश हो गए। तीन अन्य में अगर बात करें तो एक थे चैम्बर्स रॉबर्ट चैम्बर्स, और दूसरे व्यक्ति थे स्टीफन सीजर, स्टीफन सीजर। इन्हीं को एक नाम से ले मेंत्रे नाम से जाना जाता था।
और तीसरे व्यक्ति थे जॉन हाइड। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। क्या है पहला, एलिजा एम्फे मुख्य न्यायाधीश हो गए, चैम्बर्स, ठीक है, लेमेंत्रे और हाइड, ये आपके तीन नाम हैं। इस नाम से ही आपको याद रखना है। कौन से? आपको सुप्रीम कोर्ट के, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के ये मुख्य जज एक थे एलिजा एम्फे और तीन अन्य थे, स्टीफन सीजर, स्टीफन सीजर जिसे लेमेंत्रे नाम से जाना जाता है, जॉन हाइड हो गया और रॉबर्ट चैम्बर्स। ठीक है, तो इतना चीजें आपको पता होनी चाहिए कि, ठीक है। चलिए, उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी वजह से तो आया था ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी मेन कारण था यही कि कंपनी को होने लगा था नुकसान। कंपनी के जो कर्मचारी तो अपना व्यापार देखने लगे थे। जब 1764 में इनको दीवानी अधिकार मिल गया क्षेत्रों का, तो ये खुद से व्यापार करने लगे, खुद को पावरफुल समझने लगे। कौन? जो कंपनी के कर्मचारी थे। और इन्होंने कंपनी के व्यापार को साइड में रख के अपना स्वयं का व्यापार स्टार्ट कर दिया था। नाम किसका था? कंपनी का। तो कंपनी के जो हेड थे, उन लोगों ने वहां के गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि कुछ ना कुछ नियम कानून बनाइए इस पे। तो फिर जाके ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो मेनली कारण क्या था? कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, जो निजी व्यापार कर उसको रोकने और भारतीय लोगों से उपहार उपहार व रिश्वत लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सब चीजें पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में हुई थी। इतना क्लियर हो गया? तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये पहला हमारा एक्ट कंप्लीट। उसके बाद 1784 का एक्ट आया, जब पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक। अब इसका मुख्य प्रावधान क्या रहा है? कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग कर दिया कि भैया तुम राजनीति का मतलब जो प्रशासन का काम कंपनी देख रही थी। अब आपको पता है कि 1764 के बाद जब यहाँ पे प्रशासनिक शून्यता हो गई कुछ क्षेत्रों में, हालांकि अभी भी कुछ जो अलग अलग क्षेत्रों में देसी रियासतों में राजा राज कर रहे थे, उनको तो उनके अधीन कर दिया गया। ठीक है, बाकी जो शून्य इलाका हो गया वहां पे तो कंपनी कुछ ना कुछ तो करेगी ना। तो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक यानी व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया कि भैया तुम कुछ लोग ये करोगे और कुछ लोग ये करोगे। ठीक। और यहीं से द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। क्या हुआ? व्यापारिक मामलों को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने। क्या बना? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है 10 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण हुआ और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, राजनीतिक मामले कौन देख रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देख रहा है? व्यापारिक मामले। याद हो गया दोनों चीज? तो व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन करेगा? राजनीति। याद रखिए, ऐसे याद कर लो। कौन राज को कंट्रोल किया जाता है? को कंट्रोल किया जाता है। तो आपको राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापार, देखो जब भी कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लोग बैठते हैं। तो भैया किस लिए? व्यापार के लिए बैठते हैं ना। जब कोई कंपनी बड़ी होती है, फिर उसमें कोई निर्णय लेना होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठता है। तो बोर्ड की जगह कोर्ट याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस लिए? व्यापारिक मामलों को देखने के लिए। ठीक हो गया इतना? आई होप ये सब चीजें याद होंगी। द्वैत शासन का शासन शासन का मतलब था, ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब था, आप दो गवर्नमेंट, एक ही जनता पर दो। एक काम कौन करेगा? व्यापारिक मामले यानी व्यापार करने का, और दूसरा काम कौन करेगा? राजनीतिक मामले। तो इसी को ड्यूल शासन कहा गया, ड्यूल गवर्नमेंट कहा गया। तो यहीं से ड्यूल गवर्नमेंट की शुरुआत हो गई। ठीक हो गया इतना? चलिए, इसमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आगे हम बढ़ते हैं अगला। और उसके बाद एक 1892 का एक्ट आया था, लेकिन उसमें कुछ खास है नहीं। वहां से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन, एक 1892 वो नहीं पढ़ेंगे हम, उतना कुछ खास नहीं है। हम 1813 का चार्टर एक्ट देखते हैं। ठीक। अब इसमें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक। अब क्या होता है कि कंपनी के जो 15 वर्षों का वो चीजें रहेंगी, ये सब आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ाता कंपनी वहाँ के शासन द्वारा बढ़ाता जाए, आगे समय दे बढ़ता रहेगा। और फिर क्या होगा? ये सब चीजें चलती रहेंगी। किसी एक विशेष कंपनी को अधिकार दे दिया गया था। अब इसी का जब विरोध होने लगेगा वहां पे, कहाँ पे? ब्रिटेन में जब इसका विरोध होने लगेगा, तो और कंपनियों को भी भारत आने का रास्ता खुलेगा। वो खुलेगा कैसे? यहाँ से 1813 का चार्टर अधिनियम जब आएगा, तो भाई यहाँ पे रास्ता खुलेगा अदर कंपनियों के लिए। कैसे? क्या है मुख्य प्रावधान?
कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया कि एक व्यापारिक कंपनी जो थी, ठीक है, बोला कि भैया मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो किसी देश में जाके व्यापार कर रही है, उसको बोला कि भैया अब तुम ही सिर्फ व्यापार नहीं करोगे, हम किसी और को भी भेज रहे हैं। ठीक है। जब एकाधिकार किसी क्षेत्र में हो जाता है तो वहां पे मनमानी होने लगती है। इसी को समाप्त करने के लिए क्या हुआ कि भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, कंपनी का समाप्त कर दिया गया। अब भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन हाँ, एक चीज को ध्यान दिया गया कि भैया दो चीजें, मतलब एक चीज को ये ध्यान दिया कि चाय चाय के व्यापार और चीन के व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना रहा। ठीक है, कंपनी का एकाधिकार बना रहा, किस लिए, चाय के व्यापार और चीन के व्यापार पर। बाकी सारी चीजों के लिए जो बाजार है अदर कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया। क्लियर है सेट? चलिए, इतना समझ में आ गया। उसके बाद साथ ही साथ भारत में भारतीय शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसका कारण इसका कारण तो जो ब्रिटिश थे ये कहते हैं कि हम भारतीय को शिक्षित करना चाहते थे। लेकिन मुख्य कारण अगर मैं बताऊं तो मुख्य कारण यही था कि ब्रिटिशों को अपने कंपनियों में काम करने के लिए अपने एक प्रकार से राजभक्त की जरूरत थी, जो हमारी बातें सुने, हमारी बातें करें और फिर हमारी बातों को आगे प्रचार प्रसार करें। उसके लिए इन्होंने, और उसके लिए शिक्षित होना जरूरी था, इसके लिए इन्होंने, और शिक्षा के तौर पे शिक्षा में इन्होंने क्या हुआ, 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान शुरू किया पहली बार। ठीक, तो ये सब रीजन रहे हैं। और उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भी भारत में आकर प्रचार करने की अनुमति दी गई। तो ये आपके सारे पॉइंट इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रखे गए हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत टफ हो जाएगा पढ़ना। मैंने उन पॉइंट्स को रखा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पीवाईक्यू उठा के देखे, यहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं सबके सब। ठीक हो गया। तो क्या क्या मिला, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहा। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने किए गए। और साथ ही साथ क्या हुआ कि ईसाई ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर धर्म प्रचार करने की अनुमति भी दी गई। ठीक हो गया इतना। उसके बाद भैया अगला एक्ट आएगा, चार्टर अधिनियम 1833 का चार्टर अधिनियम। और ये केंद्रीकरण का अंतिम चरण होगा। ठीक, सेंट्रलाइजेशन का अंतिम चरण होगा। क्या है भैया इसमें, अब क्या होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को, क्योंकि भैया यहीं पे तो सेंट्रलाइज होगा, क्यों, अब जब तक जो अभी तक बंगाल एक गवर्नर जनरल था, मुख्य गवर्नर, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, कि भाई अब नहीं, अब तो बंगाल ही नहीं, ठीक है, कि बंगाल है या मुंबई मद्रास ही नहीं, अब तुम सबको देखोगे, क्या पूरे भारत के जो छोटे छोटे अलग अलग प्रांतों में गवर्नर होंगे, उन सबके कौन हो तुम, हेड हो। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इतना क्लियर हो गया। चलिए, देश की शासन प्रणाली का पूर्ण केंद्रीकरण कर दिया गया। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को विधायिका यानी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया। अभी तक जो इनको यानी किसको, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को विधायिका कानून बनाने की शक्ति दी गई थी थोड़ी बहुत, उसको क्या कर दिया कि पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब कौन कानून बनाएगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको जब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, वही सारा काम अब देखेगा। क्लियर है दैट। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि अभी तक जो दो चीजें, चीनी और चाय, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर जो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी भारत में एक अधिकार था। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी का अब जो चाय और चीनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, इसको भी समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब वह विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक इकाई बन गई कि भैया तुम सिर्फ अब व्यापार भी नहीं करोगे, व्यापार तो और भी लोग कर लेंगे। तो कंपनी ने कहा ठीक है, अब हम प्रॉपर तरीके से प्रशासनिक निकाय, हम शासन प्रशासन संभालते हैं भारत का। ठीक, तो ये सब चीजें रही हैं। ठीक, उसके बाद अब एक एक चीज और हुई कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के चौथे सदस्य के रूप में मैकाले को शामिल किया गया। ठीक है, मैकाले को शामिल किया, और ये वही मैकाले हैं जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा को भारत में बढ़ाने का भरसक प्रयास किया था। ठीक है, भरसक प्रयास किसने किया, पश्चिमी शिक्षा को, यानी अंग्रेजी माध्यम के लिए इन्होंने ही कहा था। किसने, मैकाले ने। मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का भी
गठन किया गया। मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग में, यानी लॉ बनाने के लिए जो लॉ मेकर्स होंगे उनको, उनके लिए भी पहला जो विधि आयोग बना था उसके अध्यक्ष भी कौन थे? मैकाले, लॉर्ड मैकाले। ठीक हो गया इतना। तो आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है? भारत का गवर्नर जनरल कब बना, दूसरा पॉइंट पूर्ण केंद्रीकरण कब किया गया, तीसरा पॉइंट व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कब किया गया, चौथा भारत गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में किसे जोड़ा गया, और पांचवा मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ। आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, ये 1833 का। अब देखो 1853 का एक्ट जब आएगा तो उसमें कुछ और चीजें ऐड हो जाएंगी। क्या होगा? पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक, ठीक है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कार्यों को अलग कर दिया गया। देखिए, विधायी और प्रशासनिक कार्य का मतलब क्या होता है? ठीक, जैसे एक व्यक्ति होता है प्रशासन चला रहा है, ठीक है, ये प्रशासन चला रहा है, और दूसरा एक विधि क्या होगा, ये विधि बना के नियम कानून बना के देगा कि भैया ये नियम कानून है, तुम इसी नियम का कानून के हिसाब से प्रशासन चलाओगे। तो अब अभी तक एक ही व्यक्ति विधि बना रहा है और दूसरा उसको चला रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि उसको जैसे मर्जी वैसे विधि बना रहा है और उसी हिसाब से वो प्रशासन चला रहा है। जो चीज चाहिए वह खटाक से ला दो, लागू कर दो इसमें। ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि विधि बनाने के लिए एक परिषद, मतलब गवर्नर जनरल की जो परिषद, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी यानी विधि बनाने वाले और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया कि अब प्रशासन और कार्य, प्रशासनिक कार्य कोई और करेगा, विधि बनाने का कार्य कोई और करेगा। इनकी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें अलग अलग लोगों को बांट दिया गया। ठीक, कानून बनाने के लिए एक अलग भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ये समझ लीजिए एक प्रकार की संसद थी। संसद का मतलब यहाँ पे लोग होंगे, अब वो विधि बनाने का काम करेंगे। कानून बनाने के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई, और साथ ही साथ सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का की शुरुआत 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति के बाद किया गया था। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सिविल सेवकों की भर्ती यानी खुली प्रतियोगिता सिविल सेवा के लिए कब से स्टार्ट की गई? 1853 के चार्टर एक्ट से। ठीक, तो आपको चीजें पता चल गई। कंपनी के ये गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को कब अलग किया गया? 1853 के एक्ट में, चार्टर अधिनियम में। दूसरा, भारतीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई? विधान तो आपको पता है 1853 के एक्ट में। और तीसरा क्या है? सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरुआत कब किया? 1854 के मैकाले समिति की नियुक्ति। ठीक, इतना आपको पता चल गया। अब अभी हमने जो प्रथम चरण पढ़ा था, यहीं से प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। यही पढ़ा था, अभी हमने देखा था ना कि हमने इसको अध्ययन की सुविधा के लिए दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया था। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन और दूसरा ब्रिटिश क्राउन। अब देखो वो जो हमने 1854 पढ़ा था भैया, 1854 हो गया। अब यहीं पे आपको पता होगा कि भैया क्या हो जाएगा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा, विद्रोह होगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इसी के तहत फिर आगे चल के क्या हो गया कि ब्रिटिश क्राउन जो होता है वो भारत के शासन प्रशासन को अपने हाथों में ले लेता है। ठीक है, उसी के लिए अब यहाँ से हम पढ़ेंगे कि भैया ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का शासन 1858 से 47 तक ये चलेगा। और उसकी पृष्ठभूमि अब यहाँ से हम आगे बनाते हैं। क्या है? 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, कौन बनाया? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम अब आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भारत के लिए बनाया जाए। पृष्ठभूमि क्या है? मैंने बताया 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पारित क्यों हुआ था। मैंने बताया बहुत सारी चीजें वो चल रही थी, जन विरोध बहुत ज्यादा हुआ था। एक तो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो गई थी, तो कंपनी को लगा कि नहीं, मतलब वहां की गवर्नमेंट को लगा कि धीरे धीरे लग रहा है कि ये भी क्षेत्र हमारे से निकल जाएगा, इसलिए अब ये शासन को अपने तरीके से हम चलाएंगे। ठीक है, उसने कंपनी को साइड कर दिया कि भाई हटो तुम, अब हम देखेंगे। ठीक, तो ये पारित हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था, सीधे देखिए भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी क्राउन के हाथों में चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। समझ में आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया, ये चीजें पता हो गई। दूसरा, भारत के गवर्नर जनरल था, अभी तक जो गवर्नर जनरल का भारत का गवर्नर था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। क्या? वायसराय कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके वायसराय कर दिया। कब? 1858 के भारत सरकार अधिनियम में। क्लियर है सर? का क्या बन गया? वायसराय पद आ गया। और इसके पहले लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। आपको अगर क्वेश्चन ये आता है कि अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वो भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और यही बाद में क्या बन गए?
भारत के वायसराय बन गए, प्रथम वायसराय। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मैंने बोला था कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या काम करते हैं? प्रशासन का, यही था प्रशासन का। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो जो दो चीजें बनी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि व्यापारिक कामों को देखती थी अलग से, और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी प्रशासनिक कार्य को जो देखती थी, जो उसको भी समाप्त कर दिया गया। और एक नया पद आया, भारत के राज्य सचिव का पद आया, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का सृजन किया गया, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद या इंडियन इंडियन काउंसिल का भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। इतना समझ में आ गया? यानी अब इन सबको शासन प्रशासन के लिए हटा देगा, भैया तुम भी हटो, अब एक नया पद लाएंगे भारत सचिव। और इसके इसके अंतर्गत क्या होगा, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय लोगों का गठन कर दिया गया। ठीक हो गया। अब इतनी सारी चीजें हो गई इसके तहत। अब आगे देखो क्या होता है। 1861 का भी भारतीय परिषद अधिनियम तभी जारी हुआ, और इसमें क्या क्या चीजें की गई जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। याद हो गया कानून। अब क्या होता, अभी तक सिर्फ ब्रिटिश के लोग थे कानून बनाने की प्रक्रिया में, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक हो, या फिर जो चाहे व्यापारिक कानून हो, अभी तक वही बना रहे थे। अब इसमें भारतीयों को शामिल कर दिया गया। क्यों? कि भैया जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें इतनी सरकार को प्रॉब्लम हुई कि इसको दबाने में, उसको समाप्त करने में बहुत सारी चीजें सामना करना पड़ा। इसलिए भैया अब कानून भारतीयों के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ तो किया जाए, सुना जाए, भले शामिल किया जाए, माने ना माने, वो अब यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व मिलने लगता है, और साथ ही साथ इनकी आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। जब आवाज बढ़ती जाएगी तो वही जाके 1947 में आजादी का कारण बनेगा। ठीक हो गया। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, कौन से, एक तो बनारस के राजा हो गए, पटियाला के महाराज हो गए, और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। किस लिए? कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया इनको। ठीक है। और साथ ही साथ मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण किया। यानी अब तुम भी इनको साथ ही साथ बोला कि भैया, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कहा कि भाई तुम अब भी अपने लिए बना लो कानून, ठीक है, तुम्हें अपने हिसाब से देख लो कानून। तो इसी के साथ डिसेंट्रलाइजेशन हो गया यहाँ पे, कि मतलब कुछ अधिकार बांट देना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि बांट देना, कुछ अधिकार बांट देना। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर बाय द वे आपको, आप बड़े हो घर के और आपको 100 टॉफियां हैं, तो या तो भैया सबको एक टॉफी बांटो, के परिवार में 100 लोग हैं, या फिर 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो आप सबको टॉफियां बराबर बराबर बांट दो, यही होगा। या तो आप ये कहोगे कि ठीक है, अपने इससे छोटे को, किसी बच्चे को दे दो कि एक काम करो बेटा, तुम इन टॉफियों को बांट दो। अब तुमने ये जिम्मेदारी सौंप दी किसको? दूसरे को। अब वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया है, कि भैया क्या कहा गया कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी पुनः। ठीक, इतना चीज पता चल गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या कह रहे हैं। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे। हाँ, वायसराय, और साथ ही साथ अब भैया डिसेंट्रलाइज तो कर दिया है, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी पड़ती है कि नहीं, कोई कानून किसी के लिए बना है, और सेंटर चाहता है, केंद्र चाहता है कि भैया कानून इस तरह होना चाहिए, तो अब क्या किया, उसके लिए वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की अनुमति के अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की भी शक्ति दे दी, कि अगर कोई जरूरत होती है तो जो वायसराय होगा वो बिना काउंसिल की अनुमति के अध्यादेश जारी कर सकता है, वर्तमान में जैसे आज भी अध्यादेश है। आर्टिकल, अपने संविधान आर्टिकल 123 के अंतर्गत ये अभी भी वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ें। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली की स्टार्ट किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम या कैबिनेट सिस्टम को सर्वाधिक मान्यता मिली थी। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी अलग अलग विभाग को बांटना, जैसे कि भैया ये इसके अंतर्गत आएगा, ये विभाग इसके अंतर्गत आएगा। तो ये जो पोर्टफोलियो प्रणाली सिस्टम चला, ये भी 1861 की
प्रमुख अधिनियम रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो इतनी सारी चीजें 1861 के आपको याद रखना है। उसके बाद 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा 1892। इसमें क्या क्या है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। क्या, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को यानी प्राइवेट सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। साथ ही साथ विधान परिषद में सदस्यों को बजट पर बहस करने का और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, तो भारतीयों को क्या थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीजें मिलने लगी। अब क्या होगा, भैया बजट पर बहस तो कर सकते हो और प्रश्न भी पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपके ना ही बजट से संबंध आप कुछ सजेशन उसको माना जाएगा और ना ही प्रश्न पूछा जाएगा। अगर प्रश्न पूछ भी लिया तो भैया जरूरी नहीं कि उसका उत्तर देंगे, अगर देंगे भी तो उसको लागू करेंगे ऐसा जरूरी नहीं। तो ये यानी सीमित और अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी प्रणाली की भी शुरुआत यहीं से हुई थी। क्या, सीमित और अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि ऐसे बोल दे कि भाई चलो 10 लोग खड़े हैं, तुम आ जाओ, यहाँ चुनाव प्रणाली यहीं स्टार्ट हुई। ठीक है, 10 लोगों के ऐसे मतलब समझ सकते हैं इसको। चुनावी प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से शुरुआत हुई। अभी तक चुनाव जो हो रहा है अप्रत्यक्ष यहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई ऐसे डायरेक्ट चुन के आते हैं, जनता द्वारा नहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला जो आएगा, यहाँ पे कुछ खास है नहीं, बस आपको ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये कुछ खास नहीं है, बस इस एक दो बार इसको याद रख लेना, पढ़ लेना। इस यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयरली ही बनते हैं। उसके बाद 1909 का भारतीय बजट अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार जिसको कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार जिसको कहा गया 1909 का भारतीय परिषद में। इसमें क्या हो गया, अब आपको एक इतिहास में अगर मैं एक चीज दिखाऊं तो उस टाइम पे इतिहास में बहुत सारी चीजें चल रही। 1905 का दौर है जब यहाँ पे भारत में जो वायसराय रहेंगे, इन लोगों ने भारत में क्या हुआ कि भारत में फूट डालो के, क्योंकि आपको पता है कि 1907 के आसपास भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है और भी कई सारी चीजें चल रही हैं। अभी हालांकि गांधी जी नहीं आए हैं, फिर भी भारत में एक डिवाइडेशन की प्रोसेस, अलग अलग कई सारी पार्टियां बन चुकी हैं। तो क्या होगा कि अंग्रेज सोचेंगे कि भाई इनके अंदर फूट डाल देते हैं। ठीक है, आपने बंगाल का विभाजन भी सुना होगा, यहीं पे होता है इसी टाइम पीरियड से थोड़ा सा पहले। तो ये इन सब चीजों का जो बैकग्राउंड बनेगा उसी के आधार पर 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम ये चलेगी। और आपने सुना होगा कि यहीं पे मतलब विद्रोह सरकार के खिलाफ होने लगते हैं धीरे धीरे। जो अलग अलग पार्टियां बन रही हैं वो भी क्या होती है, सरकार के खिलाफ खड़ी होने लगती है। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रकार से भारत को बांटने का काम शुरू कर दिया। कैसे, लॉर्ड मॉर्ले जो भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो को वायसराय बनाया गया। ये मॉर्ले मिंटो अलग अलग नाम है। मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले भारत सचिव है और मिंटो है भारत का वायसराय। तो हम अब इसमें क्या हुआ कि भैया देखो, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है कि भैया देखो अब यहीं से चीजें बिगड़ना स्टार्ट होगी जो आगे चल के पाकिस्तान की नींव का कारण बनेगी। ठीक है, कोई एक अचानक से प्रक्रिया नहीं थी कि नहीं आज पाकिस्तान आज ही हुआ और आज पाकिस्तान बन गया, नहीं भाई, पाकिस्तान बनने में भी ये सब चीजें काम आई थी। ये शुरुआती दौर ही यहाँ से दिख जाता है कि भैया धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे भारतीयों को शुरू में शामिल नहीं किया गया, धीरे धीरे शामिल किया गया, फिर उनको धीरे धीरे अधिकार दिया गया। तो इसी प्रकार से अगर भारत का बंटवारा हुआ तो ये सब चीजें भी एक उसमें एक क्रिटिकल रोल निभाने में या शुरुआत करने में काफी रोल प्ले किया इन्होंने। ठीक, ये सब चीजें हो गया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। या ठीक है, लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है जो कि वायसराय। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल किया गया, वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अभी तक इससे पहले हमने देखा था कि भारतीयों को शामिल किया गया किसमें, भारतीय उसमें शामिल किया गया। अब कार्यपालिका में, अभी तक विधि बनाने में शामिल किया, अब कार्यपालिका में भी कौन थे शामिल किया, कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय सदस्य, विधि सदस्य बने। ठीक है, जो कार्य उसके वायसराय की कार्यपालिका परिषद के सदस्य। ठीक हो गया, क्लियर सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। इसमें क्या होगा, अभी तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत जो की थी अभी तक मुस्लिमों को सिर्फ किया गया था, अब इसमें बढ़ा दिया जाए। किसको इसको दिया जाएगा, क्या है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे चलिए इसमें क्या है कि प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया।
प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित रिजर्व कर दिया गया जैसे पुलिस और वित्त, और दूसरा हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी प्रांतों में द्वैत शासन। अब यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जो अलग अलग प्रांत है उसमें द्वैत शासन की व्यवस्था हो जाती है। क्या प्रांतों के विषयों में बांट दिया, कौन भैया, एक आरक्षित विषय जो इंपॉर्टेंट थे उसको गवर्नर ने अपने पास रखा, बाकी हस्तांतरित कर दिया जो अलग लोग थे। ठीक, उसमें प्रांतीय विषयों में दो भागों में आरक्षित में आरक्षित चीजें पुलिस वित्त ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास रखी, बाकी को हस्तांतरित कर दिया, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक, दूसरा, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई और यहीं से स्टार्ट शुरू होती है लोकसभा और राज्यसभा जो वर्तमान में दिखती है, यहीं से इसकी नींव पड़ती है। कहाँ से? इसी भारत सरकार अधिनियम 1919 से। ठीक, दूसरा, राज्यसभा द्विसदनीय व्यवस्था में शुरुआत हुई, एक राज्य परिषद और दूसरा विधान परिषद। ठीक हो गया, यहीं से अब बाद में यही नाम पढ़ के लोकसभा और राज्यसभा हो जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को व्यापक बनाया गया और महिलाओं को भी मताधिकार दिए गए। अभी तक महिलाओं को मताधिकार नहीं था, लेकिन 1919 के अधिनियम के द्वारा इसको दे दिया गया। साथ ही साथ इसके अंतर्गत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन विस्तार। अब देखो, अभी हमने देखा सिर्फ मुस्लिमों को दिया गया था, अब सिखों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियों के लिए भी कर दिया। किस लिए? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, जैसे अलग अलग कि भैया इस वाले क्षेत्र से मुस्लिमों को ही टिकट मिलेगा, इस वाले क्षेत्र से ईसाइयों को टिकट मिलेगा, इस वाले क्षेत्र से एंग्लो इंडियन को ही टिकट मिलेगा। ऐसी चीजें कर दी गई थी, यानी क्षेत्रों को सांप्रदायिक आधार पर डिवाइड कर दिया इन्होंने। ठीक है, स्पेशल राइट्स दे दिए। ठीक, अगला बढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट है, इसके बाद दो और है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। संविधान का जो वर्तमान में भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। अगर मैं बात करूं, वर्तमान भारतीय संविधान का लगभग 65 हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है। और मुख्य प्रावधान की अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रस्ताव, जो रियासतों के शामिल न होने के कारण कभी अस्तित्व में आया ही नहीं, यहाँ पे आया था अखिल भारतीय संघ। ठीक है, उसके बाद प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। अभी हमने देखा था प्रांतों में द्वैत शासन कब शुरू किया गया, 1919 के एक्ट में, और इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको रट डालना है बिल्कुल। कब? 1919 के अधिनियम में। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई। अब यही चीज जो चल रही थी इसको केंद्र में उठा कर दिया गया। ठीक है, आरक्षित और हस्तांतरित विषय को लागू कर दिया गया। शक्तियों के विभाजन तीन सूचियों में किया गया, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। ये पता चल गया। संघ सूची, शक्तियों का विभाजन भी यहाँ पे कर दिया गया तीन सूचियों में, संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। और अवशिष्ट जो शक्तियां थी उसको वायसराय के पास रख दी गई। ठीक हो गया। 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की, फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई। ठीक, और इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना कर दी गई थी। ठीक, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि भैया जो 1773 के एक्ट के तहत हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कहाँ पे? कलकत्ता में। 1858 के बाद इसको भी समाप्त कर दिया गया था और इसकी जगह पे क्या हुआ, अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, अलग अलग राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में उस टाइम पे जो संयुक्त प्रांत था उसमें, मुंबई में, कलकत्ता में, अलग अलग क्षेत्रों में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, और अब जाके संघीय न्यायालय जो फेडरल कोर्ट बना, फेडरल कोर्ट पूरे भारत के लिए एक फेडरल कोर्ट बनाएगा और दिल्ली में बनाया गया कब? 1937 में। ये पूरे भारत के लिए था। इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना भी यहीं पे हुई थी। बाद में इन सब चीजों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक, कर दिया गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसको हम देखेंगे। भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र डोमिनियन का गठन किया गया और वायसराय और भारत सचिव के पदों को भी समाप्त कर दिया। वायसराय का पद ही राष्ट्रपति के पद में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे और दोनों देशों के संविधान सभाओं को अपने अपने देश का संविधान बनाने और ब्रिटिश कानूनों को निरस्त करने की पूर्ण शक्ति दी गई। यहीं से संविधान सभा बनेगी। अब हम यहीं पे संविधान सभा के आगे का चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही चीजें इतना समझ लीजिए, इतना खत्म हो जाएगा।
इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा। इसके बाद इसमें कुछ जैसे क्विक रिवीजन मैंने यहाँ डाल रखा है, आप इसको पढ़ के वही सब चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत क्विक करके आती है, यहीं से एग्जाम में 50% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी चीजें भी आपको मैंने पढ़ा बता दी है, अब कहीं इससे बाहर में भी नहीं जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उसको देखेंगे। उसके बाद हम इसमें प्रस्तावना वगैरह चीजों में आगे संविधान को निर्माण करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।